हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग कोरियोलिस फोर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सूडो फोर्सेस किया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स का डिस्कशन अभी तक नहीं किया था हम लोगों ने। ठीक है, वी आर इनटू द चैप्टर ऑफ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में कभी भी कोई ऑब्जर्वर होगा और वो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है। वो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो सकता है, कहीं और हो सकता है, मार्स पे, जुपिटर पे हो सकता है, किसी भी पॉइंट ऑफ यूनिवर्स में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्योंकि देखो सूडो फोर्स कब लगाना है और कब नहीं लगाना है ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी कहाँ है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है। तो ऑब्जर्वर अगर रोटेटिंग फ्रेम में होगा तो अगर वो कोई भी चीज ऑब्जर्व कर रहा है किसी भी सिस्टम के रिगार्डिंग, किसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के रिगार्डिंग, तो वो अपने ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ कोरिलेट तभी कर पाएगा जब रियल फोर्स के साथ साथ दो सूडो फोर्स भी लगाएगा। वो दो सूडो फोर्स कौन कौन से हैं? दोज टू सूडो फोर्सेस आर योर कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कस कर लिया था, काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। अब आज हम लोग को दूसरा डिस्कस करना दैट कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो let's begin with this and let me introduce myself. I am Vishal Devarsi and I have been teaching physics for last 20 years at different level, right? Graduate, postgraduate and even at IIT JEE level, right? तो my channel is Trajectory Education. तो आप अगर उस पर उसको सब्सक्राइब करें तो you will get notification regarding various lectures that I am giving on this channel. ठीक है, ओके सो लेट्स बिगिन विद दिस कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट क्लास में क्या किया था रिकैप कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि दो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में, इफ यू आर इन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, ये दो फोर्सेस आपको अप्लाई करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्सेस, अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्सेस, आपको एक सूडो फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। और सूडो फोर्स सिर्फ एक नहीं है, इसमें दो एक्सप्रेशन है। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, और ये हमारा कोरियोलिस फोर्स है। ठीक है, ये अभी डिस्कस नहीं किया है। अब एक चीज समझिए, आप ये दोनों फोर्स देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। अब अगर इनको अर्थ के रेफरेंस में देखा जाए, अगर ऑब्जर्वर मान लो अर्थ पे है, तो अर्थ के केस में ओमेगा क्या हो जाएगा? अर्थ के केस में ओमेगा जो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब 3600 से गुना करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज 2 पाई अपॉन 86400 रेडियन पर सेकंड। इट इज 2 पाई अपॉन 86400 रेडियन पर सेकंड। अब एक चीज समझो, अगर हम लोग जैसे ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम, और ये बंदा किसी ऑब्जेक्ट को मान लो ऑब्जर्व कर रहा है, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो कोरियोलिस फोर्स तभी लगेगा जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। मतलब यहां पे जो v है, v इज बेसिकली v रॉट, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम। v is basically v rot. v rot means the velocity of this body as seen by observer rotating frame. अगर ये बॉडी रोटेटिंग फ्रेम में मूव नहीं कर रहा होगा, उस केस में you will have only centrifugal force. ठीक है, और अगर ये मूव कर रहा होगा, उस केस में सेंट्रीफ्यूगल के साथ साथ कोरियोलिस फोर्स भी अप्लाई होगा। अच्छा, एक चीज और नोट करने लायक चीज है, वो ये है कि अर्थ के केस में ओमेगा बहुत स्मॉल है। अर्थ के केस में ओमेगा काफी स्मॉल होता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है 2 पाई रेडियन एक दिन में मूव करता है, 24 आवर्स में मूव करता है। 24 आवर्स का मतलब हो जाता है 86400 सेकेंड। ठीक है, तो ये इतना स्मॉल वैल्यू होता है कि यूजुअल केसेस में जब हम कोई बॉडी ऑब्जर्व करते हैं अर्थ पे रह के, तो यूजुअल केसेस में बॉडी का वेलोसिटी या काफी ज्यादा नहीं होता। तो उस केस में ओमेगा इज सो स्मॉल कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड यूजुअली बहुत
कम होता है। यूजुअली इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, तो ये फोर्स हम लोग नहीं भी लगाते हैं डेली लाइफ में। कोई आदमी कोरियोलिस फोर्स नहीं लगाता डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन में, और नहीं डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन में हम लोग ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। अर्थ के केस में अगर कोई अलग कोई रोटेटिंग फ्रेम में है जिसका ओमेगा बहुत हाई है, तो तब तो सेंट्रीफ्यूगल लगाएंगे ही आप, ठीक है। उस केस में आपको कोरियोलिस भी लगाना पड़ जाएगा आगे, ठीक है। लेकिन अर्थ के केस में ओमेगा चूंकि बहुत कम है, तो यूजुअल केसेस में जब हम लोग डेली लाइफ में कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उन ऑब्जर्वेशन को न्यूटन्स लॉ से कोरिलेट करते समय हम ये फोर्स यूजुअली नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है, तो लगाए ना लगाए ज़्यादा मैथमेटिक्स में फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ एक केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जहाँ पे ये फोर्स लगाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं रहेगा। वो कौन से केसेस होंगे? वो उस तरह केसेस होंगे जहाँ वेलोसिटी या तो बहुत हाई है, मास बहुत हाई हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग वो सारा फेनोमेना डिस्कस करेंगे जहाँ पे कोरियोलिस फोर्स को लगाए बगैर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ से, ठीक है। अच्छा, अर्थ के केस में चूंकि ये ओमेगा 2 बार एग्जिस्ट करता है, तो ये रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में ये काफी स्मॉल हो जाता है, तो यूजुअली हम लोग ये नहीं लगाएंगे, तब भी हम लोग का काम चल जाएगा अर्थ के केस में। अर्थ के केस में चूंकि ओमेगा 2 बार है, कोई भी छोटा संख्या को स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो 0.04 है, अगर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नोकीला चल रहा था। अच्छा, तो ये अगर ओमेगा चूंकि ऑलरेडी बहुत स्मॉल है और उसको स्क्वायर कर देंगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा, तो हम लोग अर्थ के केस में ये वाला पार्ट हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग सिर्फ कोरियोलिस फोर्स लगा के अर्थ वाले फ्रेम में सारा फेनोमेना एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो लेट्स सी वन बाय वन फ्यू फेनोमेना जहाँ पे हम लोग कोरियोलिस फोर्स लगा के उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स लगा के उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं है तो समझना क्या है। ओके, ठीक है। तो हम लोग का we have to see those phenomena जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को कोरियोलिस फोर्स लगाना पड़ेगा। वहां पे कोरियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं रहेगा, बिना उसको लगाए एक्सप्लेन नहीं होगा। एक ऐसा फेनोमेना जो है, वन सच फेनोमेना इज डिफ्लेक्शन ऑफ बॉडी falling vertically on अर्थ। देखिए, हम लोग अर्थ पे रहते हैं एंड अर्थ इज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। अर्थ जो है यूनिफॉर्मली रोटेट करता है, ठीक है। एंड वी आर रिसाइडिंग ऑन द अर्थ, तो हम लोग अर्थ का सारा मोशन इनहेरिट करते हैं। तो हम लोग अपने आप को एक ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम मान सकते हैं। वी कैन अज्यूम आवरसेल्फ एज ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम। हम लोग ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है, रोटेटिंग फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। तो मैंने आपको कई बार बताया पहले भी कि अगर कोई ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो उसकी डेस्टिनी है कि वो न्यूटन सेकेंड लॉ का वायलेशन देखेगा। वो ऐसा कुछ जरूर ऑब्जर्व करेगा जहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ होल्ड नहीं कर रहा होगा। ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का डेस्टिनी है, ठीक है। अगर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर सारा कुछ अगर वो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर लेगा, तो उसके से नॉन इनर्शियल किस बात का रहेगा? नॉन इनर्शियल का मतलब ही होता है कि दोज ऑब्जर्वर फॉर हुम न्यूटन सेकेंड लॉ डजंट होल्ड गुड। देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ इन ए वे डिफाइंस व्हाट इज इनर्शियल व्हाट इज नॉन इनर्शियल, ठीक है। वो ऐसा ऑब्जर्वर जिसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ हमेशा होल्ड कर रहा है, वो इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो चूंकि अर्थ पे हम लोग हैं एंड अर्थ इज रोटेटिंग, हम लोग अर्थ पे रहते हैं और अर्थ जो है यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है, एक दिन में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। सो अर्थ इज रोटेटिंग फ्रेम
एंड वी आर रिसाइडिंग ऑन द अर्थ, तो हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो हम लोग ऑब्जर्वर अटैच टू अर्थ है, ठीक है, थ्रू ग्रेविटी। तो आई कैन कॉल माई सेल्फ और वी कैन कॉल आवर सेल्फ एज ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम। सिंस वी आर ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम, we are bound to observe something which does not get explained using Newton's second law। अंग्रेजी बोल दिया जाता है, फिर से सुनिए। क्योंकि हम लोग अर्थ पे रिसाइड करते हैं, अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग अपने आप को ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम बोल सकते हैं। और ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम मतलब हम लोग एक नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है, यानी हम लोग निश्चित तौर पे कुछ ऐसे फेनोमेना ऑब्जर्व करेंगे जहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ होल्ड नहीं कर रहा होगा, या न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके हम अपने ऑब्जर्वेशन को फोर्स के थ्रू कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वहां पे तभी वो कागज पे हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को सूडो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगा। एक ऐसा फेनोमेना हमने यहाँ लिया है, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली ऑन अर्थ सरफेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट को काफी हाइट से आप गिराओगे, इफ यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए लार्ज हाइट, काफी हाइट से मतलब 500 मीटर 1 किलोमीटर के हाइट से मान लो एक ऑब्जेक्ट को गिराओ, वो ऑब्जेक्ट कभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं गिरेगा। अगर किसी बॉडी को आप वर्टिकली बहुत हाइट से अगर गिराते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं गिरेगा, उसमें हमेशा ही एक डिफ्लेक्शन होगा। If you throw a body, if you drop a body from large height, it will never fall vertically downward. It will always undergo a deflection. उसमें हमेशा एक साइडवे डिफ्लेक्शन होगा, मतलब ऐसे नहीं गिरेगा, वो थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ठीक है, मतलब वर्टिकल से डिफ्लेक्ट करेगा। अब इस ऑब्जर्वेशन को आप न्यूटन सेकेंड लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा कोई भी फोर्स साइडवे लगता हुआ नहीं दिखेगा जो इस डिफ्लेक्शन को कॉज करे। बात समझ में आ रहा है आपको? फिर से समझिए, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम है, अर्थ जो है एक दिन में एक चक्कर लगा लेता है, 2 पाई रेडियन मूव कर जाता है, ठीक है, 2 पाई रेडियन मूव कर जाता है। चूंकि हम लोग रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वर हैं, तो हम लोग अपने आप को नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर बोल सकते हैं। जस्ट ए मिनट, हम लोग अपने आप को नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर बोल सकते हैं। अब नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर मैंने पहले ही बताया कि उसकी डेस्टिनी है कि वो न्यूटन सेकेंड लॉ का वायलेशन देखेगा, वो कुछ ऐसा जरूर ऑब्जर्व करेगा जहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा उस चीज को, या न्यूटन सेकेंड लॉ होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, वो ये है डिफ्लेक्शन ऑफ वर्टिकली फॉलिंग मास। अगर किसी बॉडी को लार्ज हाइट से आप ड्रॉप कर दोगे तो वो बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आएगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आएगा, और नीचे आते हैं तो हल्का सा उसमें वर्टिकल से हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा। वो डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट आपको कोई भी फोर्स लगता हुआ उस बॉडी पे नहीं दिखेगा। यानी आप डिफ्लेक्शन तो देखेंगे, लेकिन उस डायरेक्शन में, साइडवे डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता हुआ उस बॉडी पे नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्लेक्शन तो हो रहा है, लेकिन कोई रियल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई ऐसा फोर्स लगता हुआ आपको वहां पे नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो न्यूटन सेकेंड लॉ से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ होल्ड नहीं कर रहा है। यू आर ऑब्जर्विंग ए एक्सेलरेशन इन साइडवे डायरेक्शन विदाउट एनी फोर्स इन साइडवे डायरेक्शन। और ये हम लोग का डेस्टिनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है। यूजुअल केसेस में हम लोग को न्यूटन सेकेंड लॉ होल्ड होता हुआ दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि यूजुअल केसेस में आपका जो सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस फोर्स, जो कि आपको हमेशा लगाना चाहिए, उसका वैल्यू बहुत कम होता है, उसका वैल्यू बहुत कम होता है। तो उसके लगाने या न लगाने से ज़्यादा हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है। इसलिए हम लोग का ऑब्जर्वेशन करीब करीब न्यूटन सेकेंड लॉ से एक्सप्लेन हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ कुछ फेनोमेना आपको मिल जाएगा जहाँ पे ये कोरियोलिस फोर्स जो आपको हमेशा लगाना चाहिए वो नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं रहेगा, और उसके बिना लगाए आप हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कागज के ऊपर। इन रियलिटी तो एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग नॉन यूनिवर्सल है, हम लोग कभी भी हमारा ऑब्जर्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठेगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग कागज के ऊपर हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। कागज के ऊपर एक्सप्लेन करने से फायदा हो जाता है कि एटलीस्ट हम लोग डिफ्लेक्शन वगैरह कैलकुलेशन कर लेते हैं।
सूडो फोर्स लगा के एक फायदा ये है कि सूडो फोर्स लगा के हम लोग इक्वेशन लिख पाते हैं, ठीक है, इक्वेशन लिख पाते हैं, और वो इक्वेशन सेम होता है जैसे कि एक इनर्शियल ऑब्जर्वर लिखता है। इनर्शियल ऑब्जर्वर लिखेगा, जो इक्वेशन लिखेगा वही इक्वेशन हमारा सूडो फोर्स लगाने से भी आ जाता है, तो हमारा कैलकुलेशन या स्टडी होने लगता है। अथवा वो नहीं लगाएंगे तो आप हाथ रख के बैठे रहिए, आपको कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगा, डिफ्लेक्शन ही नहीं निकाल पाएंगे। तो एटलीस्ट सूडो फोर्स हेल्प्स अस इन डूइंग कैलकुलेशन इन स्टडिंग द फिजिक्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो लेट्स सी विल हियर कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन। अब देखेंगे कैसे वो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट हो जाएगा वंस वी अप्लाई कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो लेट्स डू इट, लेट्स डू सम मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ इट। ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन on the paper using Coriolis force. Why I am saying always on the paper? Because ये Coriolis force, centrifugal force, ये सब सूडो फोर्स कभी इन रियलिटी अप्लाई नहीं होता है। ये एक सिर्फ मैनिपुलेशन है, एक जुगाड़ है, एक कंपेंसेशन टर्म है जो कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लगाते हैं फोर्स के साथ, राइट, सो एज टू कंपेंसेट फॉर द डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, ठीक है। And that helps us in writing Newton's second law, correlating our observation with the forces, ठीक है। Okay, so let's go ahead. अर्थ का डायग्राम हम लोग ड्रा करेंगे यहाँ पे। Suppose this is your earth surface, and now suppose को ये इक्वेटर है, ठीक, और यहाँ पे दिस इक्वेटर, और यहाँ से सपोज करो यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है। ये आपका अजीब सा बन गया नहीं, ये ऑब्जर्वर है, इनर्शियल ऑब्जर्वर, राइट, सॉरी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इन अर्थ फ्रेम, ऑब्जर्वर इन अर्थ फ्रेम। लेट्स ड्रॉ वर्टिकल आल्सो। इस वर्टिकल लाइन, इसके अबाउट जो है अर्थ रोटेट कर रहा है। ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज 2 पाई अपॉन रेडियन पर सेकंड। अब मान लो एक बॉडी, एक पॉइंट मास है, you have a point mass is falling vertically, उसको एक हाइट से ड्रॉप कर दिया। Let us drop a body of mass m, let us drop a body of mass m from a large height h। हम लोग देखेंगे लार्ज क्यों ले रहे हैं, लार्ज हाइट क्यों ले रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स लगेगा? एक फोर्स है mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, बट सिर्फ mg से आप उसका डिफ्लेक्शन नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे ना। mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और हमने ड्रॉप किया है। जब कोई भी बॉडी को रेस्ट पे रहता है, ठीक है, और उसको रिलीज करते हैं, अगर रेस्ट पे है और उसको रिलीज करते हैं, एक तो होता है कि हम लोग साइडवे डायरेक्शन में उसको कुछ वेलोसिटी देते हैं, तब तो डिफ्लेक्शन होता है, mg लगने पे भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और उसको रिलीज कर दिया और mg फोर्स लग रहा है, उस केस में अगर कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पे है, तो उस केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में उसका मोशन हो जाएगा,
ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में उसका मोशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, हम लोग बॉडी को यहाँ से रिलीज कर दिया तो फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन हम लोग पाते हैं कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड ना मूव करके, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं, मतलब एग्जैक्टली सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं मूव करेगा, वो नीचे आएगा जरूर mg की वजह से, लेकिन आते आते थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाएगा उसके अंदर। अब वो डिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोई भी फोर्स इस बॉडी पे लगता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन देख के हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग एक नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है, क्योंकि जैसे ही आप न्यूटन्स लॉ का वायलेशन देखते हैं, इसका मतलब ये आता है कि जो ऑब्जर्वर वो वायलेशन देख रहा है वो नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर, और एक्चुअली हम लोग हैं। इसीलिए हम लोग को इस तरह का चीज देखने को मिल रहा है जहां पे हम लोग एक्सेलरेशन तो देख रहे हैं साइडवे डायरेक्शन में, लेकिन हम लोगों को कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। आइए हम लोग का डेस्टिनी है, बार बार हम बोल रहे हैं ये चीज, आप नोट कीजिए, ये हमारा डेस्टिनी है, क्योंकि हम लोग एक नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है। So we are bound to see these kind of phenomena। हम लोग इस तरह का फेनोमेना देखेंगे जहां पे हम लोग को फोर्स दिखेगा, एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा, एक्सेलरेशन दिखेगा, फोर्स नहीं दिखेगा। इस तरह का फेनोमेना हम लोग देखेंगे लाइफ में। ये उसमें से एक फेनोमेना है। अगला फेनोमेना भी हम डिस्कस करेंगे आपसे, उसके बाद भी और भी फेनोमेना डिस्कस किया जाएगा। आज का क्लास ही हमारा इसी चीज पे है कि व्हाट आर द फेनोमेना where we see the violation of Newton's laws। तो यहाँ पे साइडवे डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब उस साइडवे डिफ्लेक्शन को कागज के ऊपर अगर एक्सप्लेन करना है या उसको कैलकुलेट करना है तो आपको mg के साथ साथ एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज कोरियोलिस फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा यहाँ बहुत छोटा है, वो लगाने ना लगाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोरियोलिस फोर्स में ओमेगा सिर्फ एक बार लाई कर रहा है, वो कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू तो छोटा रहेगा, लेकिन इतना छोटा नहीं रहेगा कि आप उसको नेग्लेक्ट कर देगा, ठीक है। मतलब उससे मतलब डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो कोरियोलिस फोर्स आपका वो एक्सप्लेन कर देगा कागज के ऊपर। देखो हम कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि कोरियोलिस फोर्स इज एक्टिंग, दैट्स व्हाई इट इज अंडरगोइंग डिफ्लेक्शन। नो, देयर इज डिफ्लेक्शन, no force is acting, and we are just explaining that deflection on the paper using Coriolis force। Coriolis force कभी भी लगता नहीं है, ध्यान दीजिए। अगर वो फोर्स लगेगा तो रियल होगा फोर्स, वो सूडो फोर्स कभी भी अप्लाई नहीं होता है, इसलिए इसको फिक्सिशियस फोर्स बोलते हैं। अगर लग रहा होता तो लगाने वाला एजेंसी दिखता कोई जो उस पर लगाएगा, उस पर रिएक्शन भी लगता है उस बॉडी का, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी अप्लाई नहीं होता है, वो सिर्फ कागज के ऊपर हम लोग दिखाते हैं सो दैट वी कैन स्टडी दिस काइंड ऑफ फेनोमेना, ठीक है। तो हम लोग कागज के ऊपर mg के साथ साथ अगर कोरियोलिस फोर्स भी लगाएंगे तो हमारा ये डिफ्लेक्शन वाला फेनोमेना पेपर पे एक्सप्लेन हो जाएगा। पेपर पे एक्सप्लेन हो जाएगा तो आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको एक फायदा होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी कि कोरियोलिस फोर्स जो हम लोग कागज पे लगाने वाले हैं, इस बॉडी को कागज मतलब कागज पे जो सब डिस्कशन करेंगे वहां पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो बॉडी पे लगाते हैं, मतलब पेपर पे जब डिस्कशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो इस बॉडी पे हम लोग कोरियोलिस फोर्स लगाते हैं, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स लगता नहीं है, हम लोग लगाते हैं, बात समझिए। तो कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है बताइए, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स? F Coriolis is minus 2m ओमेगा क्रॉस v। देखिए ओमेगा का डायरेक्शन, अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। तो रोटेशन के सेंस में जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन के अलग अपना राइट हैंड का ये चारों फिंगर रखना है, ठीक है। तो ऐसे अगर रखेंगे रोटेशन के अलग तो थंब आपको ओमेगा का डायरेक्शन देगा। तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, ओमेगा इज लाइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ओमेगा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। ऑलराइट, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। अब बॉडी यहां फॉल कर रहा है, ठीक है।
तो अब एक काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप कर लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप कर लेते हैं हम लोग। लेट्स सेटअप ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कौन सा कलर लें, ये लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो सेटअप कर रहे हैं, यूजुअली देखो कई जगह आप देखते होंगे मैप पे इस तरह का ड्रा किया रहता है, क्रॉस नहीं प्लस प्लस, ठीक है, इस तरह का ड्रा कर देगा। इसको बोलते हैं ना नॉर्थ, ऊपर के डायरेक्शन में बोलते हैं नॉर्थ, और उसके उल्टे डायरेक्शन बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। कई जगह से भी यही ड्रा कर देगा नॉर्थ, ठीक है। ये सब नहीं शो करेगा, वो आपका इंटेलिजेंस में बहुत बिलीव करता है कि हम सिर्फ ये बता देंगे तो बाकी चीज आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। और कई जगह पूरा ही ड्रा कर देगा, सोचता है कि कई लोग नहीं गेस कर पाएगा, ठीक है। चलो हमने ऐसे ड्रा कर दिया। अब इस प्लस साइन को, ये जो पॉइंट है, इसको उठाइए हाथ से और यहां चिपका दीजिए। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको यहां चिपका दो। नॉर्थ जो होना चाहिए, नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट होना चाहिए। ये प्लस को उठाना है और यहां ऐसे रख देना है, ठीक है। यही ऐसे ही अर्थ का हम लोग, अर्थ पे हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ किधर चला जाएगा, नॉर्थ चला जाएगा इस डायरेक्शन में, और उसका उल्टा जो होगा वो साउथ हो जाएगा। ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका अप और ये हो जाएगा डाउन। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? नाउ इसको मान लो x और इसको मान लो y। z किधर लोगे? हमेशा ध्यान दो, x y z जब मार्क करते हैं तो यू शुड वेरी वेरी क्लियर कि जब x और y मार्क करोगे आप, तो z का डायरेक्शन निकालते समय देखो पूरा दुनिया जो है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करता है। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? देखिए, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है इफ यू ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस, तीन एक्सिस में से दो ही एक्सिस चूज करने के लिए हम लोग स्वतंत्र होते हैं। आपने एक्स ले लिया, वाई ले लिया, अब जेड का जो डायरेक्शन होगा, आप एक्स के डायरेक्शन में राइट हैंड का फिंगर्स रखिए और वाई की तरफ कर्ल करिए। यू पुट योर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड कर्ल इट टुवर्ड्स वाई, द थंब गिव्स यू जेड। थंब जो है वो जेड का डायरेक्शन देगा, मतलब थंब जो है आपको जेड का डायरेक्शन दे देगा। अगर कोई बंदा मान लो इसको एक्स लेता है, इसको वाई लेता है, ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई भी फिजिक्स में कोई भी अपवर्ड या डाउनवर्ड या वर्टिकल वो सब ऑब्जर्वर के रेफरेंस में होता है। तो अगर इसको एक्स लेते हैं, इसको वाई लेते हैं, उस केस में आप बाहर के डायरेक्शन में जेड नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि होल वर्ल्ड यूज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स के डायरेक्शन में आप फिंगर रखिए, वाई की तरफ कर्ल करना है, थंब जेड इनवर्ड जाएगा, तो आपको इनवर्ड डायरेक्शन में जेड लेना पड़ेगा। व्हेन आई से दिस, इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि ये कोई लॉ ऑफ नेचर नहीं है। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना कोई लॉ ऑफ नेचर नहीं है। कोई भी लॉ ऑफ नेचर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। ऑल द लॉज ऑफ नेचर इज साइलेंट रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई भी लॉ ऑफ नेचर, आप कितना कोई भी लॉज देख लीजिए, चाहे न्यूटन्स लॉ देख लो या मैक्सवेल इक्वेशन देख लो या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देख लो, कहीं भी कोऑर्डिनेट्स का या कोऑर्डिनेट सिस्टम का जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि लॉ जो नेचर है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रिफरेबल नहीं मानता है। इस केस में हम लोग स्वतंत्र होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने के लिए। अब आप बोलेंगे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों चूज कर रहे हैं? वो इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि पूरा वर्ल्ड डिसाइड कर रखा है। अगर मान लो हर आदमी अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने लगेगा, मान लो कि हम लोग यहाँ पे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, अब कोई बंदा लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करे। लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब हो जाएगा कि आप एक्स के डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड का फिंगर रखिए, वाई की तरफ कर्ल करना है, जेड डायरेक्शन जो होगा वो थंब के डायरेक्शन में होगा। तो उस केस में देयर विल बी लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, उस केस में बहुत अधिक कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ये सारा वर्ल्ड का लोग, बड़ा बड़ा लोग, ठीक है, मतलब बड़े लोग जो है,
जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है, उन लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि कुछ हम लोग स्टैंडर्ड सेट करें, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट, सो दैट हम लोग कम्युनिकेट कर पाए, तुम्हारा चीज हम पढ़ पाए, हमारा चीज तुम पढ़ पाओ। इसलिए सारे लोग बैठ के बहुत चीज डिसाइड किया कि 1 मीटर क्या होगा, कितना लेंथ को हम लोग 1 मीटर बोलेंगे, कितना वजन को हम लोग 1 kg बोलेंगे, ठीक है, कितना टाइम को 1 सेकंड बोलेंगे। तो ये सब जो है ये कोई नेचर ने नहीं बनाया है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, नेचर के किसी भी चीज में नहीं लिखा कि 1 मीटर कितना लेंथ होता है। ये सब हम लोग का अपना बनाया हुआ है, ये स्टैंडर्ड हम लोगों ने बनाया है। तो स्टैंडर्ड एक ये भी है कि होल वर्ल्ड यूज राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप गलती नहीं करना है। अगर ये एक्स हम लोग इस डायरेक्शन में लिए हैं तो इस डायरेक्शन इनवर्ड है, वेस्ट आपके तरफ है, आउटवर्ड, ठीक है। और नॉर्थ हो गया नॉर्थ पोल की तरफ, ऑपोजिट हो गया साउथ पोल, ठीक है, ऑपोजिट, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ पोल हो गया। तो अगर हम लोग इनवर्ड डायरेक्शन को एक्स मान रहे हैं और नॉर्थ पोल के डायरेक्शन, जो नॉर्थ का डायरेक्शन उसको वाई मान रहे हैं, तो आप राइट हैंड को एक्स के डायरेक्शन में रखना है, वाई की तरफ कर्ल करना, थंब जो है आपको जेड का डायरेक्शन देगा, तो ये आपका जेड का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप चाहे तो लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें, देन इन दैट केस आप जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है, जो एक एग्रीमेंट है, जो हम लोगों ने एक कन्वेंशन बना रखा है, उसके आप अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है। तो अगेंस्ट जा सकते हैं, बड़े लोग जाते हैं, ठीक है। उस केस में आप एक कॉर्नर में हमेशा लिख दीजिए कि आई एम द पर्सन हु यूज लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो स्टडी अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब टीचर आपका समझेगा बात को तो चेक करेंगे, तो गलती कर देगा, ठीक है, बट रिस्क इज योर्स। ओके, सो होल वर्ल्ड यूज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, बट नेचर डज नॉट फॉरबिड द यूसेज ऑफ लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेचर तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात ही नहीं करता है, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंडर यूज किए, राइट हैंडर यूज किए, ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बनाया है कि आउट ऑफ द 2 पॉसिबिलिटी हम लोग राइट हैंडर यूज करते हैं। ओके, सो इसी एक्स वाई एंड जेड। ओके, अब जरा कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन निकालो। कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए पहले ओमेगा क्रॉस वी का डायरेक्शन निकाला जाए। तो ओमेगा क्रॉस वी का डायरेक्शन निकालना है तो ओमेगा और वी के टेल्स को ज्वाइन कर दो। मैंने आपको पहले ही बताया, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो पहले दोनों वेक्टर्स के टेल्स को ज्वाइन कर दीजिए, दोनों वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर देना है। तो अगर टेल ज्वाइन करेंगे तो ओमेगा को ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसे ये ओमेगा हो जाएगा, और वी आपका ये हो गया, दोनों के टेल को ज्वाइन कर दिया। ओमेगा जो है हमारा वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है और वी आपका माइनस जेड डायरेक्शन में जा रहा है। अब ओमेगा वी के टेल्स को ज्वाइन कर दिया। अब राइट हैंड के फिंगर्स को पहले वेक्टर की तरफ रखिए। जो पहला वेक्टर क्या है, ओमेगा। राइट हैंड के फिंगर्स को पहले वेक्टर की तरफ रखिए, ओमेगा, और दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करना है, दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड, वेस्ट डायरेक्शन में। थंब जो है वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको। ओमेगा को वी की तरफ कर्ल करना, थंब जो है वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब माइनस साइन है, यानी एफ कोरियोलिस का डायरेक्शन आउटवर्ड से माइनस, मतलब ईस्ट के डायरेक्शन में। ओमेगा क्रॉस वी वेस्ट के डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग की तरफ है, और माइनस साइन है तो इनवर्ड हो जाएगा, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। आपको कोरियोलिस फोर्स होगा वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। एफ कोरियोलिस विल एक्ट टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब आप देखो कोई बॉडी गिर रहा है, एमजी फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से वो नीचे आना चालू हुआ, और एक साइडवे डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स अगर लगाते हैं तो उसका डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, नहीं। कोई बॉडी ऐसे गिर रहा है और एक्स डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है एमजी की वजह से, और उस पर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में हम लोग अगर फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, उसका एक्स के डायरेक्शन में एक डिफ्लेक्शन होगा। इट विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स एक्स, इट विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स एक्स। और ऐसे भी एक चीज समझिए आप, यहाँ पे जो फोर्स है उसमें ओमेगा क्रॉस वी है। इसका मतलब ये है, देखो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है।
मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ए और बी का जो प्लेन होगा, ए और बी दो वेक्टर एक प्लेन डिफाइन कर देता है, तो ए और बी जो प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी होगा उसके परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर कोई आपको ये है ए और बी है, तो अगर जो प्लेन कंटेन कर रहा है इनको, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब यह है कि कोरियोलिस फोर्स हमेशा ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है दैट फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क, क्योंकि वो हमेशा ही मोशन के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मोशन को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है। एक्सेलरेशन नहीं डिस्क्राइब करेगा मोशन को अच्छे से, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मोशन नहीं होता, जरूरी नहीं कि वो तभी होगा जब बॉडी रेस्ट पे है और फोर्स जिस डायरेक्शन रहेगा उस डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा। लेकिन सॉरी एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन उस डायरेक्शन में मोशन तभी होगा जब शुरू में बॉडी रेस्ट पे था, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी हमेशा ही मोशन का जो पाथ है उसके टेंजेंशियल रहेगा। तो ये आप देखो कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ऐसा फोर्स कभी भी उस बॉडी पे वर्क नहीं करता है, बिकॉज वर्क क्या होता है, वर्क इज F dot dr, and F dot dr is what? I can write F dot dr by dt into dt, and this is F dot v dt. अब F और V अगर परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो ऐसे फोर्स कभी भी बॉडी पे वर्क नहीं करता है। वर्क नहीं करने से क्या होता है कि उस बॉडी का कभी भी के ही नहीं बदलेगा। इस फोर्स की वजह से, ऐसे फोर्स की वजह से उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलता। यहाँ काइनेटिक चेंज होगा mg की वजह से। तो ऐसे फोर्स जो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर हो, वो फोर्स कभी भी उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज करेगा, बिकॉज वो कभी वर्क करता नहीं। वर्क करता तो उसका के ही बदलता, ठीक है। वो सिर्फ उसका डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। वो बॉडी को डिफ्लेक्ट करता है। ऐसे फोर्स को हम लोग गाइरोस्कोपिक फोर्सेस बोलते हैं, गाइरोस्कोपिक फोर्सेस। एक और ऐसा फोर्स आपको मिलेगा आगे चल के, दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, लॉरेंज फोर्स। ये तो रियल फोर्स है, ठीक है। ये भी फोर्स आप देखेंगे कि उसका के ही नहीं बदलेगा, उसको सिर्फ डिफ्लेक्शन काउज करेगा। तो चूंकि कोरियोलिस फोर्स एक्स के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, फिर हम बोल रहे हैं एक्ट कर रहा नहीं, हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स हम लोग एक्स के डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इसलिए उस बॉडी के अंदर एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। या ऐसे बोलिए कि चूंकि ये डिफ्लेक्शन हो रहा है और कोरियोलिस फोर्स लगाने से वो डिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो रहा है कागज के ऊपर, कोरियोलिस फोर्स लग नहीं रहा है। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि दिमाग में आपका घुस जाए ये चीज कि कोरियोलिस फोर्स कभी लगता नहीं है, ये सूडो फोर्स है, ये सिर्फ हम लोग लगाते हैं कागज के ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए। तो डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कोरियोलिस फोर्स लगाने से एक्सप्लेन हो रहा है। कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स और mg दोनों साथ साथ अगर लगाते हैं हम लोग कागज के ऊपर, तो उस केस में बॉडी का डिफ्लेक्शन जो एक्स डायरेक्शन में है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। और यही नहीं, हम लोग उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में यू हैव व्हाट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। कोरियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस इज 2m ओमेगा v। और व्हाट्स एंगल, एंगल देखिए कोरियोलिस ओमेगा आर वी में, दिस इज v, दिस इज ओमेगा, दिस इज द एंगल, ये एंगल है, दिस इज द एंगल। अगर ये मान लो थीटा है, उस केस में ये थीटा होगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। दिस इज 2m ओमेगा v साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। इट इज टुवर्ड्स x, टुवर्ड्स x। अब डिफ्लेक्शन में निकाल सकते हो आप, यू कैन फाइंड अ डिफ्लेक्शन। ये x डायरेक्शन में लग रहा है, तो दैट विल काउज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। वो x डायरेक्शन में उसके से एक्सेलरेशन भी होगा, mm कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू gt।
शुरू में वेलोसिटी 0 है, तो अंडर द एक्शन ऑफ g द वेलोसिटी विल गो gt, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स वेलोसिटी को चेंज, मतलब स्पीड को चेंज नहीं करता है। सो इट इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ओमेगा जी टी साइन थीटा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो एक बार, इसको है ना, मतलब समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम। दिस इज dv by dt, राइट। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो अगर दिस इज v, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, vx, दिस इज vx, तो dt को उस साइड लेके जाएंगे तो vx ये आ जाएगा, dt को इधर लेके जाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट। अब शुरू में vx 0 है, हम लोगों ने ड्रॉप किया था ना, कोई वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में दिया नहीं था, है ना, हम लोगों ने ड्रॉप किया था। शुरू में vx जो है 0 है, पहले वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा, ठीक है। दिस इज vx and at t equal to 0 your vx was 0, so this means c is 0, this means c is 0, c आपका 0 होगा। ओके, अब vx क्या आ गया, vx is ओमेगा जी टी स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी, अब vx क्या है, vx बेसिकली dx बाई dt है, तो यहां से डिफ्लेक्शन आ जाएगा, x क्या हो जाएगा, x विल बी ओमेगा जी टी स्क्वायर डी टी साइन थीटा प्लस कांस्टेंट सी डैश, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा जी टी क्यू बाई 3। अब शुरू में मान लो हम लोग बिल्कुल जेड डायरेक्शन में, जेड के लॉन्ग मान लो ड्रॉप किए हैं, तो शुरू में एक्स भी 0 रहेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा ना, एट सॉरी एट टी इक्वल टू 0, x is 0 which implies c dash is 0, c dash is 0। तो डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, डिफ्लेक्शन इज बेसिकली डिफ्लेक्शन एट टाइम t, deflection at time t is going to be x equals to omega g टी क्यू बाई 3 साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, टाइम निकाल सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में g लग रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन को में जो हाइट है वो इस तरह से वेरी करेगा, ठीक है। मान लो हाइट h से ड्रॉप किए हैं, तो हाइट h से ड्रॉप किए हैं, 0 शुरू में कोई वेलोसिटी नहीं था, रेस्ट पे था, उसको रिलीज कर दिया आपने, तो हाइट जो वो गेन करेगा, टोटल हाइट, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, h के बराबर, तो h के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल टू, ये टाइम लगेगा हाइट h से सरफेस तक आने में, और उस टाइम तक कितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन हो जाएगा x टोटल is omega g upon 3 2h upon g 3/2 ना, साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका एक तरह से, ठीक है, ये आपका x टोटल का वैल्यू आ जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या ना, ठीक है।
ठीक है, ये आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा, दिस इज डिफ्लेक्शन। अब शुरू में बार बार लार्ज हाइट क्यों बोल रहा था, शुरू में बार बार लार्ज हाइट क्यों बोल रहे थे? देखो यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन ठीक है। अब ओमेगा स्मॉल है तो ये डिफ्लेक्शन आपका ऑब्जर्वेबल तभी बनेगा, ये डिफ्लेक्शन थोड़ा सा ऑब्जर्व करने लायक तभी रहेगा जब आपका हाइट एच थोड़ा हाई हो। नहीं तो एच अगर बहुत स्मॉल रहेगा तो डिफ्लेक्शन इतना कम होगा कि आपको दिखेगा ही नहीं, एज गुड एज की डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। अगर मान लो बहुत स्मॉल हाइट से गिराएंगे तो कभी भी आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा नहीं, वो इतना कम होता है डिफ्लेक्शन कि आपको मेजर नहीं कर पाएंगे, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेबल हो, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेबल हो तो आपको लार्ज हाइट से बॉडी को ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी वो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेबल होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई आई वाज स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट कि आपको मतलब लार्ज हाइट से ड्रॉप करना है। ठीक है, लार्ज हाइट से ड्रॉप करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो व्हाट वी आर सीइंग, हम लोग देख रहे हैं एक फिनोमेना जहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा है और उससे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है वो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं बैठ रहा है। ये हम लोग क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं कि क्यों न्यूटन लॉ नहीं लग रहा, कि क्यों का तो क्वेश्चन हम लोग पूछ ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम लोग नॉन यूनिवर्सल है। नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर कभी भी न्यूटन सेकेंड लॉ का वैलिडिटी को क्लेम नहीं कर सकता है, वो हमेशा ही न्यूटन सेकेंड लॉ का वायलेशन देखेगा। ठीक है, वो उसकी डेस्टिनी है। लेकिन फिर भी हम लोग सूडो फोर्स लगा के ये सब फिनोमेना स्टडी कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कागज के ऊपर हम लोग सूडो फोर्स लगा के अपने ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वी डू सम मॉडिफिकेशन इन द फ्री बॉडी डायग्राम। रियल फोर्स के साथ साथ हम लोग को एक कोरियोलिस फोर्स भी लगाना पड़ेगा, उस केस में हम लोग का ऑब्जर्वेशन कागज के ऊपर एक्सप्लेनेबल हो जाएगा, वो जस्टिफिएबल हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ये समझ में आ रहा है आपको? आप इसको देखिए, कोरियोलिस फोर्स इतना आसान टॉपिक नहीं होता है, थोड़ा एफर्ट मारना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज को अभी तो हम लोग वर्टिकली फॉलिंग बॉडी देख रहे थे, वर्टिकली फॉलिंग बॉडी। अब एक और ऑब्जर्वेशन है, आप देखोगे कि जब रिवर्स फ्लो करते हैं, whenever rivers are flowing, even winds also, river is flowing and wind is blowing। ठीक है, अंग्रेजी वालों ने अच्छा वर्ड निकाला है, रिवर फ्लो एंड विंड्स ब्लोज। तो रिवर फ्लो करे या विंड्स ब्लो करे, अगर मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमेशा ही आप फाइंड करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि रिवर एक राइटवर्ड डिफ्लेक्शन, मतलब अपना दाहिना किनारा को ज्यादा कट करेगा। रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दो बैंक्स हो गए, लेफ्ट बैंक राइट बैंक, किनारा तट होगा ना, रिवर जो है हमेशा आप पाएंगे कि रिवर अपने राइट बैंक को ज्यादा कट करेगा, रिवर जो है राइट बैंक को ज्यादा कट करेगा। इवन विंड्स में भी, जब विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा तो वो राइटवर्ड डिफ्लेक्शन हमेशा उसके अंदर होगा। ठीक है, अब ये चीज आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते न्यूटन सेकेंड लॉ, क्योंकि आपको रिवर पे कोई राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, बट ये आपका डेस्टिनी है, आप रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर है तो आपको हमेशा ही न्यूटन सेकेंड लॉ का वायलेशन दिखेगा। तो एक पिछला एग्जांपल था, एक ये एग्जांपल है, आपको रिवर हमेशा राइटवर्ड, जो राइट बैंक है उसको ज्यादा कट करता है। राइटवर्ड चूंकि डिफ्लेक्शन होता है तो राइट बैंक को कट करता है, कट करता है मतलब उसको किनारा को काटते जाता है ना, रिवर थोड़ा कटिंग करता है, मिट्टी काट देता है। ठीक है, किनारा जो होता है, ठीक है, तो कोई राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर। तो इसको हम लोग अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, पहली बात तो हम लोग इसको कोई रियल फोर्स तो हमको मिलेगा नहीं। ठीक है, और वो इसलिए हो रहा है कि हम लोग नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर हैं, नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर हैं,
तो हम लोग इसको कभी भी रियल फोर्स तो हम लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग कागज के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग सूडो फोर्स। सूडो फोर्स यूज करके हम लोग का ऑब्जर्वेशन जो है वो जस्टिफिएबल या न्यूटन सेकंड लॉ से कोरिलेट हो जाएगा। तो अगर कोरियोलिस फोर्स लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि मतलब कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, तो कटिंग राइटवर्ड डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स लगता हुआ दिखेगा। उससे आप पेपर पे आप बोल सकते हो कि कटिंग हो रहा है, बट ये मतलब ऐसा नहीं है कोरियोलिस फोर्स लगता है इसलिए कट कर रहा है, नहीं, कोरियोलिस फोर्स कभी लगता नहीं है, सूडो फोर्स कभी लगता ही नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी the case when body is moving horizontally on earth surface। हम लोग कोरियोलिस फोर्स निकाला जाए when body is moving horizontally on earth surface, body moving horizontally on earth surface, body moving horizontally on earth surface। देखो suppose we have this is the earth, ये इक्वेटर हो गया और ओके दिस इज थीटा, बॉडी मान लो यहां पे है। अब अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सो यहां प्लेस कर दीजिए वैसे जैसे प्लेस किए थे अभी, ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ, इसके उल्टे डायरेक्शन साउथ, अंदर की तरफ ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर अप, आइए डाउन। अब इसको हम लोग एक्स मान लिया जाए, इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, दिस इज डायरेक्शन ओमेगा, अपवर्ड नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। ओमेगा अगर यहां ड्रा करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ओमेगा जो है वो वाईजेड प्लेन में लाई कर रहा है। नाउ अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। मान लो लेट बॉडी इज मूविंग horizontally on a surface, suppose the body is moving horizontally on earth surface with velocity v। हॉरिजॉन्टली मूव करेगा मतलब वो आपका एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा, जेड डायरेक्शन में नहीं कोई मोशन है। तो इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो एक्स और वाई के डायरेक्शन में होगा, v विल बी वी एक्स आई कैप प्लस वी जे वी वाई जे कैप। अगर हम लोग कोरियोलिस फोर्स निकालते हैं एफ कोरियोलिस, वो क्या होगा -2m ओमेगा क्रॉस v, -2m ओमेगा क्रॉस v, ये कोरियोलिस फोर्स होगा। कैलकुलेट कर लिया जाए, फिर देखेंगे कैसे हमारा ऑब्जर्वेशन है कि राइट डायरेक्शन में कट करता है रिवर, कैसे वो कोरियोलिस फोर्स लगाने से एक्सप्लेन हो रहा है, देख लिया जाए, ठीक है। कागज के ऊपर ही होगा लेकिन होगा तो सही, डिफ्लेक्शन वगैरह निकाल तो सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इट सर्व्स अ ग्रेट पर्पस। सूडो फोर्स ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है तो कोई इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस है। वो आपको हेल्प कर रहा है, जो आप काम नहीं कर सकते वो उसमें आपको हेल्प कर रहा है कि आप सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। अर्थ पे रह के हम लोग अर्थ पे हैं तो अर्थ एक नॉन यूनिवर्सल फ्रेम है, फिर भी हम लोग पूरा यूनिवर्स का फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हम लोग को हेल्प कर रहा है, हम लोग को हेल्प कर रहा है इनर्शियल
की तरह बिहेव करने में, इनर्शियल की तरह फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है। अगर ये फोर्स नहीं लगाएंगे तो हम लोग बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। वी आर डूइंग ऑल द कैलकुलेशन, ये सारा कैलकुलेशन पूरे यूनिवर्स का हम लोग कर रहे हैं just because of these manipulation. I can't, instead of calling force we can say manipulation, right? तो ये निकालिए ए क्रॉस बी का, आपको पता है कैसे निकलता है ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी इज बेसिकली ऐसे लिखते हैं ना, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई कैप जे कैप, मैथ्स पढ़े होंगे आप लोग, जानते होंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। आई होप यू नो दिस, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस 2m, वी तो लिख दिया, आई कैप जे कैप के कैप के डायरेक्शन एला। ओमेगा को कैसे लिखोगे? ओमेगा आपका वाई जेड प्लेन में है, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा साइन थीटा जे कैप ओमेगा कॉस थीटा के कैप, ठीक है। सो दिस इज आई जे के, ओमेगा हो जाएगा 0 ओमेगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा ओमेगा कॉस थीटा, वी एक्स वी वाई वी जेड, ठीक, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट इट। माइनस 2m, नहीं वी जेड तो 0 है ना, इट्स मूविंग हॉरिजॉन्टली, इट्स मूविंग हॉरिजॉन्टली, आई कैन पुट 0। अब देखिए कैलकुलेशन करो, इट विल बी ओमेगा वी वाई कॉस थीटा आई कैप और प्लस ओमेगा वी एक्स कॉस थीटा जे कैप, ठीक, और के कैप माइनस ओमेगा वी एक्स के कैप, ये निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2m ओमेगा वी वाई कॉस थीटा आई कैप माइनस 2m ओमेगा वी एक्स कॉस थीटा जे कैप प्लस 2m ओमेगा वी एक्स साइन थीटा के कैप, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। ये कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया फॉर बॉडी मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ सरफेस, ठीक। थीटा क्या है? थीटा इज दिस एंगल, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। थीटा कहां से मेजर हो रहा है? वर्टिकल से, जेड एक्सिस से, वर्टिकल से मेजर हो रहा है। तो आप देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये थीटा कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके π/2 पे, और जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में इंटर करेगा, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थीटा क्या एक्यूट है, और जैसे साउदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे आपका ये थीटा जो है आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो थीटा इज एक्यूट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑब्ट्यूज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑब्ट्यूज हो जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एक्यूट रहेगा, ठीक। तो अगर हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात करें, लेट्स टॉक अबाउट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि बॉडी मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बॉडी सपोज करो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, एक्स वाई,
और सपोज को बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब यह है कि x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, यानी vx भी पॉजिटिव है, vy भी पॉजिटिव है। इस डायरेक्शन में मूव करने का क्या मतलब है? इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब कि x कोऑर्डिनेट x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का भी वैल्यू बढ़ रहा है। इस केस में हम लोग कहते हैं vx इज पॉजिटिव, vy इज आल्सो पॉजिटिव। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर theta is acute, that is cos theta is positive, cos theta is positive, ठीक है। अच्छा, अगर ये डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इस केस में हम कह सकते हैं कि vx इज पॉजिटिव, vy इज पॉजिटिव। अगर vx, अच्छा देखो, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ये जेड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड छोटे ही हैं क्योंकि ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और जेड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन आप एक चीज समझो कि जेड डायरेक्शन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, स्ट्रॉन्ग इनके कंपैरिजन में, ऑफ कोर्स, मतलब इनके कंपैरिजन में जेड डायरेक्शन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, दैट इज mg। तो mg के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, हालांकि ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लग रहा है, ये बॉडी को कहीं उड़ा के नहीं लेके जाएगा, क्योंकि जेड डायरेक्शन में एक बहुत स्ट्रांग फोर्स वेट लग रहा है और वेट के अगेंस्ट ये कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, तो इसका बॉडी पे कोई खास इंपैक्ट, कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। बहुत होगा तो हल्का सा, बहुत मामूली सा, जो कि ऑब्जर्वेबल भी नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन बॉडी और सरफेस के बीच में बदल सकता है, ठीक है। बट फिजिकली इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब सिग्निफिकेंस नहीं बोल सकते, मतलब इसका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा बॉडी के ऊपर, मोशन के ऊपर, बॉडी के मोशन के ऊपर इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं रहेगा। इन दोनों का इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यही फोर्सेज है, हालांकि लग ये भी नहीं रहा है, देखिए बार बार समझिए, कागज पे लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, कागज पे हम लगा रहे हैं, तो एक्स और वाई में कागज पे भी कोई और इसके अलावा फोर्स नहीं लग रहा है, mg तो जेड डायरेक्शन में है आपका, तो जो है वो यही है। तो जो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा वो इन्हीं की वजह से एक्सप्लेन हो पाएगा, ठीक है। तो आप देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने ये डायरेक्शन लिया है वेलोसिटी का, तो ये डायरेक्शन लेंगे तो आप देखिए vx भी पॉजिटिव, vy भी पॉजिटिव, उस केस में आप देखो क्या होगा, जैसे fx पॉजिटिव हो गया, fx आपका पॉजिटिव हो गया, मतलब fx जो है इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन fx का हो जाएगा। व्हाट अबाउट fy, vx इज पॉजिटिव, cos थीटा इज पॉजिटिव, बट वी हैव माइनस साइन ओवर हियर, तो fy आपका इस डायरेक्शन में चला जाएगा। इसको दूसरे कलर से लिखा जाए, सही एक्सप्लेन होगा, रेड कलर से करते हैं, ठीक है। ये fx हो जाएगा, fy नेगेटिव है, fy आपका इधर आ गया है, तो नेट फोर्स कितना होगा, ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा, ओमेगा क्रॉस v है तो फोर्स तो परपेंडिकुलर ही होना है वेलोसिटी का, फोर्स तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होना है, लेकिन किस डायरेक्शन परपेंडिकुलर, दो है ना, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो इस डायरेक्शन फोर्स लगा, कोरियोलिस फोर्स। अब ये कोरियोलिस फोर्स हम लोग लगाएंगे तो किधर डिफ्लेक्शन होगा, वेलोसिटी ये है, अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स है, तो ये बॉडी जो होगा वो इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये इधर जा रहा है, तो राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर, मतलब इनफैक्ट राइटवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, और इससे हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कागज के ऊपर, ये इधर जा रहा है और कोरियोलिस को इधर लगा रहे हैं हम लोग, तो उसके से राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, या आप कहिए राइटवर्ड डिफ्लेक्शन जो है इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से एक्सप्लेन हो जा रहा है ऑन द पेपर, ठीक है। मूविंग इन दिस डायरेक्शन, कोरियोलिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इट एक्सप्लेन्स द राइटवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द बॉडी मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ सरफेस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होता है बॉडी के अंदर, वो कोरियोलिस फोर्स से एक्सप्लेन हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और मतलब केस लेते हैं, सपोज करो बॉडी, लेट्स से बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सपोज ये, अब ऐसे केस में क्या हो रहा है, आपका vx घट रहा है, vx घट रहा है, इधर जा रहा है, तो x कोऑर्डिनेट तो कम हो रहा है ना, तो vx नेगेटिव हो गया, y बढ़ रहा है, ठीक है, तो vy इज पॉजिटिव, vx इज नेगेटिव,
इस केस में Vx नेगेटिव है और Vy पॉजिटिव है। अब देखो दिस इज यार Fx आपका पॉजिटिव है, Vy पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है, तो Fx जो लगेगा आपका Fx विल बी दिस। व्हाट अबाउट Fy? Vx इज नेगेटिव, cos थीटा इज पॉजिटिव, माइनस साइन, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो गया, तो Fy आपका ये डायरेक्शन हो गया। नेट फोर्स ऐसे हो जाएगा, नेट फोर्स आपका ऐसे हो गया। अब बॉडी ऐसे जा रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, तो ये अगेन राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, है ना। इस डायरेक्शन में जाने के बाद भी देखो F ऐसे बॉडी जा रहा है और F इधर लग रहा है, ये राइटवर्ड डिफ्लेक्शन काउज करेगा, या राइटवर्ड डिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर देगा कोरियोलिस फोर्स। समझ में आ रहा है? तो हम लोग का क्या ऑब्जर्व है, बी ऑब्जर्विंग कि बॉडी जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मूव करता है तो हमेशा ही राइटवर्ड डिफ्लेक्शन शो करता है, और ये राइटवर्ड डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट कोई रियल फोर्स से एक्ट होता हुआ नहीं दिखता है हम लोग को। तो वो इसीलिए तो यानी न्यूटन सेकेंड लॉ का वायलेशन हम लोग देख रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लग रहा है फिर भी बॉडी के अंदर राइटवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कोरियोलिस फोर्स लगा के इसको पेपर पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसी वजह से देखो कि रिवर जब फ्लो करेगा, कोई भी रिवर ले लो आप, हमेशा ही राइटवर्ड डिफ्लेक्शन उसके अंदर होगा, इसलिए वो दाहिना किनारा जो होता है, जो राइट बैंक होता है, उसको ज्यादा कट करता है। मान लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है सपोज करो, अब क्या होगा, Vx भी नेगेटिव है, Vy भी नेगेटिव है, Vx भी नेगेटिव है और Vy भी नेगेटिव है, Vx इज नेगेटिव, Vy इज ऑल्सो नेगेटिव। उस केस में Fx क्या हो जाएगा, Fx नेगेटिव हो जाएगा और Fy पॉजिटिव हो जाएगा, Fx नेगेटिव हो जाएगा और Fy पॉजिटिव हो जाएगा। नेट फोर्स किधर होगा, ऐसे। अब बॉडी देखो इधर से आ रहा है और एक इधर फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, ऐसे डिफ्लेक्शन, ये भी राइटवर्ड डिफ्लेक्शन। अब रेफरेंस राइट और लेफ्ट जो है उसका रेफरेंस वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऐसे आ रहा है और ऐसे उधर जा रहा है, तो राइटवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, राइटवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जितने भी बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं अर्थ सरफेस में, उनमें राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होता है, बहुत अधिक नहीं होता है क्योंकि यूजुअल केस में आपका मास उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, वेलोसिटी भी ज़्यादा नहीं रहेगा, तो बहुत ज़्यादा होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन वेलोसिटी जिस जहाँ पे हाई है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये मेजरेबल दिखेगा, ठीक है। तो रिवर में आपको यूजुअली ये चीज़ हम लोग फेनोमेना देखने को मिलता है, राइट बैंक को। अब वो ऐसा नहीं कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा, वहाँ भी हल्का ही होता है, लेकिन ओवर द ईयर्स मतलब बहुत साल बीतते बीतते वो जो कटाई करता है वो दिखने लगता है हम लोग को कि हाँ भाई बहुत कट गया है बैंक, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा आपको दिखेगा, रिवर जैसे ऐसे फ्लो कर रहा है रिवर, ठीक है, लेट्स से ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वो अपना जो दाहिना किनारा है, ये वाला जो बैंक है, वेलोसिटी इधर है रिवर का, तो ये वाला बैंक जो है कटिंग करेगा, मतलब कटिंग करेगा तो रिवर धीरे धीरे हो सकता है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, समझ रहे ना। तो रिवर कहते हैं रिवर अपना कोर्स बदल लेता है, मतलब कहीं पे उसको मान लो सॉफ्ट लैंड मिल गया, मतलब सॉफ्ट रॉक्स हो गया, वहां कटिंग ज्यादा कर देगा। मान लो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स है तो उसको ज्यादा कटिंग करके ऐसे था कोर्स अपना बदल लेता है कि रिवर कई हजार साल में अपना रास्ता बदल लेता है, ठीक है। इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा कई जगह पर, ठीक है। कई अब करते करते कुछ ऐसा भी हो सकता है इस टाइप का, नहीं। फिर मान लो रिवर ऐसे ट्रेवल कर रहा है, फिर कभी अर्थक्वेक आया तो इधर से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है ना। तो कई बार ऐसा लेक भी देखने को मिलता है हम लोग को इस टाइप का, लगून नहीं क्या बोलते हैं पता नहीं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। अब आई एम नॉट श्योर कि कोरियोलिस फोर्स से कितना एक्सप्लेन हो पाएगा, ठीक है। ओके, सो वी हैव सीन टू केसेस, दो केस हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो डिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई रियल फोर्स नहीं लग रहा है, बट उसको हम लोग कागज के ऊपर कोरियोलिस फोर्स लगा के एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। एक केस और आपको हम देते हैं, देखिए ज्योग्राफी में बहुत यूज है इसका, समझे।
ज्योग्राफी में इसका बहुत यूज है। मानसून के बारे में थोड़ा पढ़े होंगे आप लोग। यू नो मानसून, मानसून, मानसून। हम लोग बिहार के हैं ना, सारा अंग्रेजी का कचरा कर दिए हैं। देखिए ओके, ये सो आप देखो, यूजुअली what I am explaining is deflection of winds। देखो ये आपका सपोज कोई इक्वेटर है, दिस इज यार ये जो है ये इक्वेटर हो गया। अच्छा मिटता नहीं है, मिटाओ इसको, हम लाइन हाथ से ही बना लेंगे, बढ़िया। ठीक है, ये आपका इक्वेटर हो गया। इक्वेटर हो गया आपका 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं हम लोग। ठीक, ये आपका सपोज करो 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखो अर्थ के केस में जो है ना, ये लैटिट्यूड बोलते हैं इसको, ये हम लोग 0 मानते हैं। और कोई भी पॉइंट है मान लो, तो उसका हम लोग ये लैम्डा, इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। और मतलब अर्थ को हम लोग देखो, अर्थ पे कोई भी पोजीशन को मार्क करते समय 2 चीज का हम लोग यूज करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो ये जो ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो हम लोग इस टाइप का सर्किल बनाते हैं। ये सबसे बड़ा वाला सर्किल जो है इक्वेटर कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ा वाला सर्किल को इक्वेटर बोलते हैं। फिर एक सर्किल यहाँ बनाते हैं। ठीक है, एक सर्किल यहाँ बना देंगे, ये एंगल हो जाएगा उस सर्किल का, ये जो एंगल है ये लैम्डा का 23.5 है, तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। मतलब ये प्लेन से 23.5, तो ये क्या हो गया, लोकस ऑफ पॉइंट हो गया, सच दैट दिस लैम्डा इज 23.5, उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे ही नीचे एक बना देंगे सर्किल, और ये एंगल मान लो लैम्डा इक्वल टू 23.5 हो गया, तो इसको बोलेंगे 23.5 साउथ, तो ये बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अक्षांश तो लैटिट्यूड होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, तो ये इसको बोले 23.5 साउथ, मतलब ये 0 से इधर नॉर्थ और इधर साउथ। मैथ्स में फिजिक्स में तो हम लोग ये लेते हैं, वर्टिकल से एंगल लेते हैं। ठीक है, और थीटा को वेरी करवाते हैं 0 से लेके 180 डिग्री तक। 0 डिग्री पे नॉर्थ पोल, इक्वेटर 90 पे और साउथ 180 पे। बट ज्योग्राफी के लोग उतना 180 तक नहीं जाएंगे, वो बीच वाले को 0 ले लेते हैं और ऊपर कहते हैं नॉर्थ और नीचे वाले को कहते हैं साउथ। तो 23.5 डिग्री ऊपर गए, मतलब ये लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स सच दैट दिस लैम्डा इज 23.5, उसको बोल देंगे, कहेंगे ये 23.5 नॉर्थ हो गया और ये 23.5 साउथ हो गया। ये 23.5 का क्या चक्कर है आपको पता है? 23.5 क्या है? देखिए, कई बार कुछ ऐसा चीज दिखेगा जिससे आपको लगेगा कि कोई सुपरनैचुरल फोर्स है जो सब कुछ गवर्न कर रहा है, मतलब देयर एग्जिस्ट सम सुपरनैचुरल फोर्स, भगवान टाइप का कोई चीज है। फिजिक्स कई बार कई जगह पे ये चीज इंडिकेट करता है। देखो क्या है 23.5। हम लोग थोड़ा सा दूर नहीं जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि वाई वी टेक 23.5, क्यों हम लोग टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 ही क्यों लेते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जब अर्थ जो है सन का जब चक्कर काटता है, अर्थ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन का चक्कर काटता है, ये सन है और ये अर्थ है। तो अर्थ जो है रिवॉल्व करते करते रोटेट भी करता है, रोटेशन भी होता है और रिवोल्यूशन भी होता है। अर्थ के अंदर रोटेशन भी होगा और रिवोल्यूशन भी होगा। ठीक है,
अर्थ के अंदर रोटेशन भी है और रिवॉल्यूशन भी है। तो ये जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट है, आपको मैंने बताया था कि सेंट्रल फोर्स में सारे सेंट्रल फोर्स ऑर्बिट प्लेनर होते हैं, मतलब जो भी बॉडी सेंट्रल फोर्स मोशन में मूव कर रहा है उसका ऑर्बिट प्लेनर होगा। तो अर्थ का भी ऑर्बिट प्लेनर है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से मूव कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, इसलिए इसका अभी ऑर्बिट प्लेनर है। अब उस ऑर्बिट का जो प्लेन है उसका परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करेंगे आप, तो उस ये वर्टिकल हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। थोड़ा इसको और छोटा बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है। ये सन हो गया, अर्थ ऐसे हो गया, ठीक। अब इस प्लेन ऑफ ऑर्बिट, जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट का जो प्लेन है उसका वर्टिकल ड्रा करिए, तो अर्थ का जो रोटेशन है इस वर्टिकल के अबाउट ना होके इस वर्टिकल से 23.5 डिग्री झुक के ये एक्सिस होता है। जो रोटेशन का एक्सिस, जिस लाइन के अबाउट रोटेट करता है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, वो एक्सिस जो है, जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट का जो परपेंडिकुलर है उससे 23.5 डिग्री झुका रहता है। समझ में आ रहा है आपको? प्लेन ऑफ ऑर्बिट के परपेंडिकुलर हमने ये लाइन ड्रॉ किया वर्टिकल, ठीक है। उस वर्टिकल से जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। कहने का मतलब ये है कि अर्थ का नॉर्थ पोल ये होता है, साउथ पोल ये होता है, ये आपका इक्वेटर होता है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर होता है, ठीक है। मतलब अर्थ का जो रोटेशन है वो ऑर्बिट के प्लेन के परपेंडिकुलर ना होके ऑर्बिट का जो प्लेन है, ऑर्बिट जो प्लेनर ऑर्बिट है उसका जो वर्टिकल है उससे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब क्यों है, कांट एक्सप्लेन, है मतलब फिजिक्स से तो नहीं कर सकते, बट हम आपको बता सकते हैं क्यों है। द रीजन इज नेचर वांट्स अस टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस का क्या लिंकेज है इससे? हैप्पीनेस का क्या लिंकेज है? देखिए, ये झुके होने की वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। देखिए, ये जो समय आपको बता रहे हैं, ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। ये जो पोजीशन है अर्थ का, ये मई जून का है। मई जून में क्या होता है, सन का जो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है वो सन को फेस करता है। मई जून, थोड़ा और बड़ा ड्रा करेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा। यहाँ सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, मान लो बड़ा थोड़ा ड्रा कर दिया जानबूझ के। तो मई जून में ये देखो, ये अर्थ का रोटेशन एक्सिस है, ये इक्वेटर हो जाएगा, ये टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला जो पोर्शन है वो सन को फेस करता है, टॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो सन का वर्टिकल रेज है वो टॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करेगा। जो यहां पे है वही सन जो है बड़े एरिया, सनलाइट जो है यहाँ पे बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और यहाँ कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंटेंसिटी सनलाइट का टॉपिक ऑफ कैंसर पे हाई होगा। ये जो है मई जून का महीना है। देखो, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीचों बीच पास करता है, ठीक है। तो मई जून में गर्मी क्यों होता है? मई जून में गर्मी इसलिए होता है क्योंकि अर्थ इस टाइप से फेस करता है। टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सन को फेस करेगा। सन को फेस करने की वजह से सन का जो सनलाइट है वो कम एरिया, अगर इतना ही सनलाइट यहाँ आ रहा है, यही सनलाइट टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जा रहा है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया से पास करता है, इतना ही सनलाइट मान लो यहाँ आता है और यही सनलाइट यहाँ आता है, तो वही सनलाइट यहाँ ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहाँ कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसकी वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी सनलाइट का हाई होगा, यहाँ इंटेंसिटी कम होगा। तो यहाँ पे समर होगा इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में विंटर होगा, ऑस्ट्रेलिया में विंटर होगा, ठीक है। और यही दिसंबर के महीने में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये घूमते घूमते आ गया ऐसे। अब ये टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न फेस कर रहा है सन को, अब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न फेस कर रहा है। ये महीना है दिसंबर का, जो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होता है और इंडिया में ठंडा होता है, क्योंकि इंडिया में जो सन का सनलाइट का ऑब्लिक रेज,
ऑब्लिक हो जाता है, मतलब ये जो है ये यहाँ पे वर्टिकल रेज है, यहाँ ऑब्लिक रेज है, तो लंबवत किरणें और ऑब्लिक का हिंदी नहीं पता, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही चीज, अब ये ऑब्लिक रेज जो है वो टॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रहा है, मतलब इंटेंसिटी टॉपिक कैंसर कम हो जाएगा और यहाँ पे ज्यादा रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ेगा, इंडिया में सर्दी होगा मौसम। तो अब हम कह रहे हैं कि ये 23.5 डिग्री की वजह से हो रहा है, समझ रहे हैं आप। अगर ये वर्टिकल के बाद रोटेट करता ना तो ये चीज नहीं होता, फिर तो मौसम एक जैसा रहता सालों भर, फिर आपको मजा नहीं आता, फिर आपको मजा नहीं आता। तो यही सब देख के कई बार लगता है कि भगवान है, गॉड मेड अस, गॉड मेड दिस यूनिवर्स, गॉड मेड दिस अर्थ, गॉड मेड दिस वर्ल्ड, एंड सिंस ही मेड दिस वर्ल्ड तो उसको वो बढ़िया बनाया ताकि लोग इंजॉय करें, है ना। सर्दी बहुत पड़ेगा तो कहेंगे अरे यार बहुत सर्दी पड़ रहा है, गर्मी आना चाहिए। बहुत गर्मी पड़ेगा तो हम लोग रेनी सीजन, विंटर सीजन का वेट करते हैं। इसी में काल चक्र में हम लोग का जीवन बीत जाता है, ठीक है। तो गॉड वांट्स अस टू बी हैप्पी एंड गॉड हैज मेड दिस होल वर्ल्ड वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। कोई मूवी लिखता है, कोई कहानी लिखता है तो हमेशा ही उसको ऐसा लिखता है कि बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो गॉड मेड दिस वर्ल्ड एंड ही हैज मेड दिस वर्ल्ड वेरी इंटरेस्टिंग बाय डूइंग दीज थिंग्स। क्योंकि 23.5, देखो मैं मैथमेटिक्स का भी स्टूडेंट हूँ, 23.5 डिग्री झुकने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर यूनिवर्स बना होगा, अगर आप यहाँ से 100 लोगों से मिलिए जाके बाहर जाके और उसको बोलिए 1 से 100 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट कर दो, शायद ही कोई 23.5 बताएगा। तो 23.5 टिल्ट होने का अगर प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगाया जाए तो बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है कि 23.5 डिग्री झुकेगा। 23.5 डिग्री झुकना एक डेलिबरेट एक्ट ऑफ नेचर लगता है हमको। ये कोई डेलिबरेट एक्ट ऑफ नेचर है, जानबूझ के 23.5 डिग्री झुका दिया गया है ताकि मौसम जो है, वेदर जो है चेंज होता रहे, ठीक है। ओके, तो दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ 23.5। लेट्स कम हियर, कोरियोलिस फोर्स। तो ये 2D में लाइन दिखता है, एक्चुअली ये सर्किल होता है, एक्चुअली ये सर्किल होता है पूरा, बता ऐसे गोल ऐसे होता है, ठीक है। और ये आपका 23.5 साउथ हो गया, ठीक। ओके, अब देखो कोरियोलिस फोर्स कहां से आ रहा है इसमें। मान लो मई का महीना है। अब मई के महीने मैंने आपको बताया था कि ये जो है टॉपिक ऑफ कैंसर ज्यादा हीटअप होगा, और टॉपिक ऑफ कैंसर जब हीटअप होगा तो क्या होगा उस केस में आपका यहाँ पे एयर जो है राइज करेगा। मतलब यहाँ पे अगर मई के महीने में ये पोर्शन ज़्यादा हीट हो रहा है, ज़्यादा हीट होगा तो ये क्या होगा, एयर जो है, एयर अब एयर हीट होगा तो एयर का केई बढ़ेगा, केई बढ़ेगा तो जमीन के अंदर तो जाएगा नहीं है, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। केई बढ़ेगा तो मूव करेगा, मूव करके ऊपर ही जाने का रास्ता है, ठीक है। तो ऊपर राइज कर जाएगा, थोड़ा सा एयर जो है सरफेस ऊपर राइज करेगा, ऊपर राइज करेगा तो सरफेस ऑफ अर्थ के पास लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे विंटर है, विंटर में क्या है, एयर का वेलोसिटी बहुत कम रहता है तो यूजुअली वो धरती के सतह के पास रहेगा, तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ समर की वजह से यहाँ लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। अब एयर का एक, एयर क्या है, एयर का एनालॉजी एक है चार्ज, एयर इज लाइक चार्ज एंड प्रेशर इज लाइक पोटेंशियल। तो जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, इज जस्ट लाइक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो उसके साथ चार्ज मूव करता है। वैसे ही एरोडायनेमिक्स में व्हेन देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, एयर मूव्स, एयर मूव्स मतलब विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। जैसे चार्ज और करंट में रिलेशन, वैसे ही एयर और विंड है, मूविंग चार्ज इज करंट एंड मूविंग एयर इज विंड। तो समर में यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, उस केस में आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और उस केस में एयर जो है यहां से मूव करना चालू करेगा हाई प्रेशर, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यस, नॉट फ्रॉम हियर टू हियर, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जस्ट लाइक चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो एयर जो है यहां से मूव करना चालू करेगा, यहां से नहीं, नीचे से, यहां से एयर मूव करना चालू करेगा। और जो ये मूव करेगा तो देखिए एक चीज यहाँ पे तो हम सिर्फ आपको एक्सप्लेन किए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर साउदर्न हेमिस्फीयर का बात करेंगे
थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो ये कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यही काम अगर सदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो उस केस में ये दोनों ही है, कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो एफ एक्स और एफ वाई, देखो एफ एक्स एफ वाई दोनों ही कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये वेलोसिटी होगा तो एफ एक्स इधर जाएगा और एफ वाई इधर जाएगा, अब फोर्स आपका ये हो जाएगा, उस केस में आपका ये डिफ्लेक्शन लेफ्टवर्ड होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में कोई बॉडी मूव करेगा तो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, नॉर्दर्न से राइटवर्ड हो रहा था, सदर्न से लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में बॉडी जब मूव करेगा तो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, क्यों हो रहा है? क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज है। थीटा आपका जो फिजिक्स में हम लोग थीटा लेते हैं वो वर्टिकल्स लेते हैं, ध्यान दीजिए वर्टिकल्स लेते हैं, तो इक्वेटर पे 90 डिग्री हो जाता है थीटा, इक्वेटर के नीचे जाएंगे सदर्न हेमिस्फीयर तो 90 से ऊपर हो जाएगा, तो 90 से ऊपर कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो एक कोरियोलिस डायरेक्शन पलट जाएगा। एफ जेड का तो सिग्निफिकेंस है नहीं, एफ एक्स एफ वाई ही डिटरमाइन कर रहा है डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपका जहां पे एफ एक्स एफ वाई ऐसा लिए थे, यहाँ एफ एक्स एफ वाई इस टाइप से हो जाएगा, और उस केस में आपका डिफ्लेक्शन कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन उलट जाएगा और डिफ्लेक्शन लेफ्टवर्ड हो जाएगा। सो व्हेन बॉडी मूव्स इन northern hemisphere it undergo rightward deflection, when body moves in southern hemisphere it undergo leftward deflection। तो नदी जो ऑस्ट्रेलिया में बह रहा होगा सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट बैंक को ज्यादा कट करेगा, ठीक है, वो लेफ्ट बैंक को ज्यादा कट करेगा। हाँ, अब देखिए यहां से जब एयर मूव करना चालू होगा तो सीधे ना जाके कायदे से इसको यहां से लेकर स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां पे देखेंगे कि ये लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होगा एयर का। जब एयर यहां से जाएगा तो एयर का यहां पे लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होगा ऐसे। आज जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करेगा, इक्वेटर पे क्या हो जाएगा? इक्वेटर पे थीटा फिर एक्यूट हो जाएगा, और थीटा जब एक्यूट हो जाएगा तो कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन पलट जाएगा। कोरियोलिस जैसे ही थीटा एक्यूट होगा कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और उस केस में इक्वेटर क्रॉस करते ही इसमें एक राइटवर्ड डिफ्लेक्शन दिखेगा आपको, यहां पे राइटवर्ड डिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है, राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। तो यहां से जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करता है जो विंड होता है, विंड के अंदर एक राइटवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जब सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करेगा तो जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करेगा एकदम से रिवर्सल ऑफ विंड हो जाएगा, विंड का डायरेक्शन वो हो जाएगा, मतलब लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे बह रहा था, राइटवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कोरियोलिस फोर्स, ये इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं हम लोग? कोरियोलिस फोर्स का साइन को लेकर, कोरियोलिस फोर्स इधर इट मेक्स इट मूव इन लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन, और जैसी क्रॉस कर राइटवर्ड डिफ्लेक्शन काउज कर रहा है, ठीक है। इसको ज्योग्राफी वाले फेरेल्स लॉ बोलते हैं। अब वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो कोरियोलिस हो जाने, ठीक है, कोरियोलिस फिजिक्स वाले को तो समझ में आता नहीं, ठीक है, तो उनके लिए तो टफ है। ओके, आई एम नॉट डेनिग्रेटिंग देम, मतलब ठीक है, वो उनका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड आल्सो, बिट कॉम्प्लिकेटेड, जब तक नहीं समझते हैं कॉम्प्लिकेटेड है। फेरेल्स लॉ, दे मेक इट अ ब्लैक बॉक्स कि डोंट गो इनटू कोरियोलिस फोर्स, कॉल इट अ लॉ, रिवर्सल ऑफ विंड इज लॉ, ठीक है, एक ब्लैक बॉक्स पुट कर देते हैं, डोंट गो इनटू इट, मतलब जस्ट टेक इट एज अ लॉ, ठीक है। इस कोरियोलिस फोर्स बेसिकली इज द साइन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। सो यहां भी देखो कोरियोलिस फोर्स आपको दिखेगा, कोरियोलिस फोर्स से आप इस चीज को, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि ऐसे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो। आप हर फिनोमेना जब न्यूटन्स लॉ से एक्सप्लेन कर दिया तो काहे का नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, ठीक है, but you can explain on the paper using Coriolis forces, even you can do calculation also, you can study also, ठीक है। Okay, let's take one more example. Cyclones, चक्रवात बोलते हैं इसको, हिंदी में चक्रवात बोलते हैं। देखो साइक्लोन कैसे आता है, साइक्लोन का क्या रीजन होता है? देखो साइक्लोन कब आता है? अगर मान लो कभी, जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, अब अगर सपोज को दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रहा है, ठीक, और दिल्ली के चार तरफ मान लो बारिश हो जाए,
दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रहा है और दिल्ली के चारों तरफ बारिश हो जाए, यूपी हरियाणा जितना भी दिल्ली के चारों तरफ जगह है सब में मान लो बारिश हो जाए, ठीक है। उस केस में क्या होगा, बारिश होगा तो वहाँ मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मौसम ठंडा होने की वजह से वहाँ प्रेशर हाई हो जाएगा, एयर जो है सतह के नज़दीक रहेगा। दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रहा है मान लो, तो वहाँ पे मतलब लो प्रेशर रहेगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता है दिल्ली में नहीं होगा, ये सी के किनारे ज़्यादा इस टाइप का चीज़ होता है, ठीक है। ये सी में होता है, सी से साइक्लोन लैंड पे आ जाता है यूजुअली। पर मान लो एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि अगर कोई जगह है वहाँ लो प्रेशर बिल्ड हो गया, इट इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर, इट इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड। उस केस में क्या होगा, अगर लो प्रेशर है उसके चारों तरफ हाई प्रेशर होगा, उस केस में विंड जो है रस करेगा लो प्रेशर की तरफ, विंड जो है लो प्रेशर की तरफ ब्लो करेगा, क्योंकि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, जैसे करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, मतलब चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। तो एयर जो है फ्लो करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के डायरेक्शन में। अगर ये काम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उस केस में क्या होगा, विंड विल अंडरगो राइटवर्ड डिफ्लेक्शन, विंड जब ब्लो करेगा तो राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, नहीं, to undergo a rightward deflection, this kind of thing. अब राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होते होते जैसे जैसे लो प्रेशर के नजदीक आएगा वो एयर कैन मर्ज होना चालू होगा, जैसे जैसे नजदीक आएगा ये मर्ज होना चालू हो जाएगा ना, क्योंकि जो अपर्चर है जहां पे विंड डिस्ट्रीब्यूटेड है वो छोटा होता जाएगा। तो जैसे ही ये नजदीक आएगा ये एयर जो है करंट जो है एयर करंट वो मर्ज होना चालू होगा, ठीक है। आए मर्ज होते होते ऐसे मूव करना चालू कर देगा, ठीक है। ये मर्ज करके कुछ ऐसे इस टाइप से स्पाइरल होना चालू हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है, ये ऐसे मर्ज कर गया, मर्ज करके ये स्पाइरल हो जाएगा और इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोन आ गया। विंड जो है आपका उस केस में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन आप किसी फोर्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, कोरियोलिस फोर्स से आप इसको कागज के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों विंड क्यों साइक्लोन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, यही काम जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो ये डिफ्लेक्शन जो राइटवर्ड हुआ वो लेफ्टवर्ड हो जाएगा, और लेफ्टवर्ड हो जाएगा तो ये ऐसे मूव करेगा क्लॉकवाइज। सो साइक्लोन में एयर का जो मूवमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग कोरियोलिस फोर्सेस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब घूमने लगता है ना तो सारा बिल्डिंग पेड़ पौधा कबाड़ देता है इसको, यहाँ पे उखाड़ देगा ना, बहुत तेज भी होते जाएगा ना, जैसे जैसे प्रेशर नज़दीक आएगा वो फास्ट हो जाएगा, एक्सेलरेट होते होते बहुत हाई वेलोसिटी गेन कर लेता है, और सबसे ज़्यादा बर्बादी यही होता है। ये इसको बोलते हैं यहाँ पे आई ऑफ साइक्लोन है, आई ऑफ साइक्लोन, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यही होगा, ठीक है। उड़ीसा वगैरह में बहुत ज़्यादा साइक्लोन आता है, ठीक है। इसका एक बढ़िया है एंटी साइक्लोन जो कि अच्छा वेदर आपको दिखाएगा। एंटी साइक्लोन इज नॉट वेरी डेंजरस, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन क्या है, कभी मान लो बारिश हो जाए कहीं बहुत जम के और चार तरफ बारिश नहीं हुआ, वहां हाई प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, हाई प्रेशर जब होगा तो एयर क्या होगा, लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, और उस केस में राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, ऐसे कोरियोलिस फोर्स से एक्सप्लेन हो जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। बट ये डेंजरस नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाते जाता है एयर कैन डीमर्ज होते जाता है, मतलब अलग अलग होते जाता है, तो ये कोई ऐसा डेंजरस नहीं होगा। बल्कि आप देखें कि कहीं बहुत बारिश होगा उसके चारों तरफ एरिया में थोड़ा ठंडा हवा चलने लगता है, कहते हैं कि कहीं आसपास बारिश हुआ होगा, तो वहाँ से ठंडा हवा आता है मॉइस्चर के साथ। तो ये एंटी साइक्लोन, ये एंटी साइक्लोन है, इसका डायरेक्शन जो होगा इट विल क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज साउदर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज साउदर्न हेमिस्फीयर। ये सब क्वेश्चन देखो कई बार पूछता है एक आध बार ना TIFR का एग्जाम में, ठीक है, तो जानना चाहिए। तो हम लोग देखें कि कैसे कोरियोलिस फोर्स लगा के
हम लोग जो एक हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम लोग रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर है, कैसे हम लोग का जो हैंडीकैप को कम करता है, ख़त्म करता है, नहीं? नहीं तो अगर ये सब नहीं लगाए तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स वगैरह यूज करके जो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ का वायलेशन देखते हैं अर्थ के ऊपर, उसको हम लोग पेपर पे हम लोग उसको ओवरकम कर जाते हैं, ठीक है। रियल फोर्स के साथ साथ कोरियोलिस फोर्स लगा के हम लोग फिनोमेना को कम से कम स्टडी कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोर्स लगता है, नहीं, वो लगता नहीं है, वो हम लोग मैनिपुलेशन है, ठीक है। वो एक्चुअली जो हम लोग कोरियोलिस फोर्स बोल रहे हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं, वो एक्चुअली जो कहीं मान लो इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा, वो उसके ऑब्जर्वेशन का पार्ट होगा, उसके ऑब्जर्वेशन का पार्ट होगा, वो राइट हैंड साइड में वही चीज लिखेगा, ठीक है। वो अर्थ को मोशन में देखेगा, ओमेगा देखेगा, वो हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन ओमेगा है ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म लिख रहे हैं, जो इनर्शियल ऑब्जर्व कर रहा है, वही चीज हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख दे रहे हैं और उसको कोरियोलिस फोर्स बोल दे रहे हैं। वो कोरियोलिस फोर्स नहीं है, वो बेसिकली वो ऑब्जर्वेशन है जो कि इनर्शियल वाला कर रहा है और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसी को कंपेंसेट कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में टर्म लिख के, उसको हम लोग बोल दे रहे हैं कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, इसलिए वो फोर्स प्रजाति का हो जाता है टर्म, तो इसलिए हम लोग उसको कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ओके, जस्ट एंड ओवर हियर, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। एंड यस, पीपल टेल मी एवरी टाइम you subscribe to this channel, right? If you like my lectures, otherwise don't subscribe, ठीक है, subscribe this, right? Okay, thank you.